शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको पता है कि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भौतिक प्रदेश में जिस भाग को पढ़ रहे हैं वो है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल के अंदर हम आज इस भाग के बारे में चर्चा समाप्त करेंगे वो है अर्ध सूक्ष्म, क्योंकि अर्ध सूक्ष्म के अंदर जो सबसे पहला भाग था ये हमने पढ़ा घग्गर बेसिन, फिर शेखावटी क्षेत्र, फिर नागौर उच्च भूमि। अब जो भाग हमें पढ़ना है वो है यहाँ लूणी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे अगला जो बिंदु है वो हेडिंग लगेगा डी में लूणी बेसिन, यानी कि मैप के अंदर यदि आपको बताऊं तो वो ये है, यानी कि बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, ये चार। लेकिन आपको भी पता है कि अभी यहां बाड़मेर से अलग होकर एक नया जिला बना है, कौन सा? बालोतरा। तो ये जो भाग है इस भाग को हम लूणी बेसिन के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो लूणी बेसिन है इसका एक अन्य नाम, इसका अन्य नाम है गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से जानते हैं आप? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश से तात्पर्य यह है कि ये जो एरिया है पहले यहां पर गोड गोत्र के राजपूत निवास किया करते थे, इसीलिए ये जो एरिया है वो कहलाया है गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश। इस लूणी बेसिन के अंदर यदि हम क्षेत्रों की बात करेंगे, क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर क्षेत्र में तो आप देखिए बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, जालोर है, पाली है। ये जो एरिया है ये आपके किस में आ जाता है? लूणी बेसिन के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भाग जो है इधर वो सिरोई का है, थोड़ा सा भाग। ठीक है, इस लूणी बेसिन की, लेकिन पता ही है सिरोई का ज्यादातर भाग रहेगा अरावली में, कुछ भाग इधर आ जाता है। ठीक है, लूणी बेसिन जो है अन्य नाम हो गया और इसके क्षेत्र विशेष की बात। अब इस लूणी बेसिन में कुछ विशेष विशेष जो बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये लिखिए, दो बातें लिखिए, दो बातें लिख ली है। तो अब हम सबसे पहले जिन भाग की चर्चा करेंगे वो रहेगी आपके सामने पहाड़ियों का भाग है। नदियों का भाग तो हम नदियों में पढ़ लेंगे। ठीक है, लिखें इसमें यहां लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश में। लीजिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसके अंदर वो है आपके, लीजिए ये रही ये जो है ये है आपके ऐसे 56 गुंबदाकार पहाड़ियां। ये आपके सामने जो भाग दे रखा है वो क्या है आपके? आप कहेंगे सर 56 जो है वो क्या है? गुंबदाकार पहाड़ियां, जिन्हें कहा गया है 56 की पहाड़ियां। ये जो भाग आपके सामने ये क्या है? आप बिंदु हेडिंग लगाइएगा 56 की पहाड़ियां। क्या होती है 56 की पहाड़ियां? तो आप कहेंगे सर ये जो 56 गुंबदाकार पहाड़ियां हैं इन्हें कहा गया है 56 की पहाड़ियां। सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे हम, 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां कहलाती है। याद रखिएगा, 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? 56 की पहाड़ियां। ठीक है, 56 की पहाड़ियां। ठीक है, भागचंद प्रजा, ये भी तो काम आ जाएंगे ना आपके, यही तो है, ये भी तो आपके उसी में है। तो 56 की पहाड़ियां होती क्या है? तो 56 गुंबदाकार पहाड़ियां। आप कहेंगे सर ये कहां पर है? यदि वन लाइनर क्वेश्चन आए तो ये 56 की जो पहाड़ियां हैं वो कहां है? तो याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां वैसे 33 जिलों के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में बाड़मेर होगा, यदि बाड़मेर नहीं है तो फिर याद रखिएगा बालोतरा। 33 के अकॉर्डिंग यदि आ जाएगा तो बाड़मेर ऑप्शन में होगा, बाड़मेर नहीं होगा तो बालोतरा होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर दोनों ही हो तो फिर बालोतरा करना है।
लेकिन छप्पन की जो पहाड़ियां हैं इसका जो विस्तार है वो कितने जिलों में हो जाएगा? तो फिर याद रखिएगा इसका जो विस्तार है वो बालोतरा और जालोर तक है। ये इसका विस्तार है। बालोतरा शिवाना, शिवाना भी बालोतरा का ही भाग है, और जालोर तक ये जो है ये छप्पन की पहाड़ियां क्या है, विस्तृत है। याद रखिएगा छप्पन की पहाड़ियां क्या है, विस्तृत है। ठीक है। इसी छप्पन की पहाड़ियों की हम चर्चा करते हैं तो इसी में याद रखिएगा एक पर्वत है जिसका नाम है आपके छप्पन की पहाड़ियों के अंदर ही एक पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत। लिखो, इसी का भाग है नाकोड़ा पर्वत। ये जो नाकोड़ा पर्वत है पूछ लिया जाए कहां पर है तो याद रखिएगा वर्तमान के संदर्भ में बालोतरा हो जाएगा। नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? बालोतरा में। ये जो नाकोड़ा है इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो है आपके मेवानगर। और यहीं पर याद रखिएगा नाकोड़ा भैरव मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है याद रखिएगा जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ को क्या है? समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत इसी छप्पन की पहाड़ियों का एक भाग है हल्देश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर पहाड़ी। और इसी हल्देश्वर पहाड़ी पर याद रखिएगा एक किला बना हुआ है जिसका नाम है शिवाना दुर्ग। और शिवाना दुर्ग बालोतरा। ये हल्देश्वर पहाड़ी जिस गांव में है वो है आपके, याद रखिएगा, इसी का एक हिस्सा है पिपलुद गांव। और ये जो पिंपलुद गांव है ये भी बालोतरा के अंदर है, इसी का हिस्सा है। तो ये पिंपलुद गांव याद रखिएगा मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। मारवाड़ का लघु माउंट। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये, इसीलिए इसकी तुलना किसे की गई है? माउंट से। तो ये लिखेगा आप छप्पन की पहाड़ियां, ये नाकोड़ा और ये पिंपलुद। ठीक है, ये लिखेगा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
चलिए, हो गया। लीजिए आगे। तो एक बिंदु ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दूसरे जिस बिंदु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाइए, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कहां पर हैं? तो आप कहेंगे सर जालोर। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके किस जिले में है? याद रखिएगा, जालोर। ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? वैसे लिखने में यही लिख देंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, लेकिन कुछ भाग को इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, आप भी कॉपी में इस प्रकार से बनाइएगा ना। लीजिए, जसवंतपुरा पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, आपको यहां से ये 5 जो स्पेशल चोटियां हैं ये आपको याद रखनी होती है। कौन कौन सी है ये? तो देखिए, इसका नाम है डोरा पर्वत। क्या नाम है? याद रखिएगा, डोरा पर्वत। ठीक है। इसका नाम है आपके इसराना भाकर। इसका नाम है आपकी रोजा भाकर। इसका नाम है झाड़ोल पर्वत या झाड़ोला पर्वत। और ये है आपकी सुंदा पर्वत। ये सब की सब क्या है? चोटियां हैं। और सब की सब कहां है? जालोर में है। डोरा पर्वत जो है, याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 869 मीटर। कितनी है? याद रखिएगा, 869 मीटर। ठीक है। इसरना भाकर जो है वो है 839 मीटर। देखिए, ये 869 है और ये 839 है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर है आपके 730 मीटर। ये है आपके 588 मीटर। और ये है आपके 450 मीटर। ये आपके सामने जो चोटियां दे रखी है इसकी ये क्या है? ऊंचाई। याद रखिएगा, ये जो डोरा पर्वत है ना, इसकी बात लिखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिम राजस्थान की पश्चिम राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपके कौन सी? डोरा पर्वत। और याद रखिएगा, ये जो सुंदा पर्वत है, यहीं पर आपके सुंदा माता का मंदिर। और सुंदा माता का जो मंदिर है आप सब जानते होंगे, यहाँ पर शक्तिपीठ है। यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी थी, जिसका नाम है सती, पहली पत्नी का नाम सती है। ठीक है। भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी सती, उसका शीश जो है वो यही है। तो शक्तिपीठ है वैसे। शक्तिपीठ मतलब जहां पर माता का शरीर का कोई ना कोई अंग हो, तो यहाँ पर शीश है। सुंदा माता का जो मंदिर है, यहाँ पर याद रखिएगा, राज्य का प्रथम रोपवे लगा है। राज्य का प्रथम रोपवे, या जिसे आप बोलते हैं रज्जुपथ। ठीक है। 2006 के अंदर। ये लिखिए। तो याद रखिएगा, डोरा पर्वत, इसरना भाकर, रोजा भाकर, झाड़ोला पर्वत और सुंदा पर्वत। दी गई चोटियों का सही क्रम भी बताइए, आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, सब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके सामने। उतारिए।
चलिए, कंप्लीट। चलिए आगे। तो ये आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियां हो गई। ठीक है, अब वैसे ही हम इसके आगे चर्चा करते हैं। तो अब लिखिएगा आप, जहां तक लिखा उसके जस्ट लिखिएगा अन्य। अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में लिखिए जैसे राजस्थानी साहित्य में मरुस्थल जो क्षेत्र है, इस मरुस्थल को मरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिएगा मरु कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल को मरु कहा जाता है। दूसरी बात, हाँ ये लिखिए। चलिए, दूसरी बात लिखिएगा, थार का मरुस्थल विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? शाहरा मरुस्थल। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। चलिए, मरुस्थल नूतन महाकल्प का भाग है। ये होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम ये चारों भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे ना, उसके बाद में एक डायग्राम बनेंगे समय की तुलना। नूतन महाकल्प का भाग है। ठीक है, लिखिएगा। फिर एक शब्दावली में लिखिएगा पीवणा। पीवणा क्या है? तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सर्प है। ये सोते हुए मनुष्य की सांसें पी जाता है। इसके क्या है कि यहाँ गर्दन के पास में एक फफोल होता है जिसमें जहरीली गैस भर रखी होती है। वो फफोल जब मनुष्य के टच होता है तो उस सर्प को अच्छा लगता है। बेस्ट के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि जैसलमेर एरिया है और इस जैसलमेर के अंदर ये खाट है। इस खाट पर एक बंदा सो रहा है। अब ये जो पीवड़ा सर्प है ये क्या करेगा कि सोते हुए मनुष्य के यहाँ पर आकर बैठेगा, छाती मत, और फिर वो जो मनुष्य सो रहा है ना उसके साथ लिप टू लिप करेगा। और जब लिप टू लिप करेगा ना तो जो फम्फोल होगा जहां पर गैस भर रखी है वो जब यहाँ इस मनुष्य के होठों को छुएगा तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है कि ये पीवड़ा जो है वो सोते हुए मनुष्य के साथ लिप टू लिप करके अच्छी सांसें जो है मनुष्य की वो तो स्वयं ले लेता है और स्वयं की जो जहरीली गैस है वो मनुष्य के अंदर छोड़ देता है। इसीलिए जो बेचारा सो रहा है ना ये हमेशा के लिए उठ जाएगा, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। लेकिन अभी आपको पता होगा, शायद 20 दिन पहले की बात है कि पीवड़ा सर्प का इलाज आ गया है। अब यदि इस प्रकार से किसी सोते हुए मनुष्य को जहरीली सांसें यदि चली जाती है तो फिर एक वो इंजेक्शन आ गया है जिसकी वजह से उसे बचाया जा सकता है। तो चर्चा में है तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो पीवड़ा सर्प होता है ना इसका जो रंग है वो पीला होता है, याद रखिएगा। प्रमुख रूप से पूछ ले कौन सा जिला है तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, याद रखिएगा। अगली बात, ये जो मरुस्थल है याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो यही है जिसे हम पढ़ रहे हैं थार मरुस्थल के नाम से। और याद रखिएगा
इसी थार मरुस्थल को आप वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं, यानी कि विश्व शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस। वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना, सर्वाधिक सौर ऊर्जा की क्या है? संभावना है। लिखो, सर्वाधिक सौर ऊर्जा की क्या है? संभावना है। चलिए, लिख लिया। अब लिखिएगा नेक्स्ट, अगला जो बिंदु है वो लिखिएगा राज्य में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। राज्य में सबसे बड़ा यदि भौतिक प्रदेश है तो वो यही है जिसका नाम हम लिख रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरी बात, न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। लीजिए, अगला है राज्य में सर्वाधिक भूकंप। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि राजस्थान में सर्वाधिक चलो फिर ये काफी हो जाएगा नहीं, ये फिर आगे लिखेंगे जब मानसून की घटनाएं पड़ेंगी तभी। चलो, अब देखो, अब यहां पर हम एक बिंदु पढ़ लेते हैं। एक जो जिक्र है वो नहीं हुआ था, वो ये है कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ा है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में जिले कौन कौन से हैं? अब आप यहां कहेंगे तो 33 के अकॉर्डिंग भी लिखा देंगे, और आप कहेंगे तो 41 के अनुसार भी लिखा देंगे। 41 के अनुसार। देखिए,
कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ। तो सबसे पहले 33 के अकॉर्डिंग और फिर हम ऐड कर देंगे जो नए बने हैं। ठीक है, देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और कोई रह गया था क्या। गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, आपके जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, और इधर से आप देखेंगे तो जालोर है, बाड़मेर है। ठीक है, जैसे अच्छा पाली रह गया था ना, ये लो। तो अब आपके सामने यहाँ पर ये जो जिले हैं इनकी संख्या कितनी होगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 33 जिलों के अनुसार जो है उनकी संख्या कितनी है, 12। 12 जिले आते हैं आपके सामने ये। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर। यदि 41 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो नए जिले जो ऐड कर रहा हूं उसमें देखो, एक तो यहां पर ऐड कर रहा हूं फलोदी, एक फलोदी हो जाएगा। एक बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा हो जाएगा, एक बालोतरा हो जाएगा। एक नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ठीक है, यानी कि 41 के अनुसार जो है भाई यही तो है 3 जहां ये नए जिले बने हैं। भाई बाड़मेर जालोर से कोई बना नहीं था, पाली से नहीं बना था, जोधपुर से बना था, नागौर से बना था, बाड़मेर से बना था, जैसलमेर बीकानेर से कुछ नहीं और इधर से कुछ नहीं। यानी 41 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे तो ये तो हो गए 12, 13, 14 और 15। अब कितने जिले आ रहे हैं इसके अंदर, 15 जिले। ठीक है, अब अगली बात, एक क्वेश्चन आता है, हालांकि पहले कई बार क्वेश्चन आया था कि इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो यहां पर क्या दिखाई देगी आपको, आप कहेंगे सर अरावली। और अरावली की जो शुरुआत है वो जिस जिले से होगी वो जिला है आपके कौन सा, सिरोही। कौन सा है, सिरोही। तो क्वेश्चन आता है कि अरावली के पश्चिमी भाग में कितने जिले हैं। भैया अरावली है और अरावली के पश्चिमी भाग में, अब देखो यहां पर भी अरावली के पश्चिमी भाग में कितने जिले आते हैं। तो आप कहेंगे सर अरावली के पश्चिमी भाग में कितने जिले, तो इसका भी आंसर हमें 33 के अनुसार और 41 के अनुसार देना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि अरावली के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो देखिए मरुस्थल के अंदर 33 के अकॉर्डिंग कितने जिले हैं, 12। लेकिन अरावली के पश्चिमी भाग में आप देखेंगे अरावली जहां से शुरू हो रही है वो जो सिरोही है उस सिरोही का कुछ भाग इधर भी है। इसका मतलब 12 तो पहले थे 33 के अकॉर्डिंग और एक सिरोही जो है वो और आ जाएगा। यानी कि अरावली के पश्चिमी भाग में 33 के अकॉर्डिंग यदि आपसे पूछेगा तो कितने जिले करने हैं, 13, एक सिरोही और ऐड करना है। ये लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 33 और 41 इन दोनों के अनुसार बातें जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उतार लीजिएगा। जिस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज, हेडिंग लगाइएगा अरावली पर्वतमाला। यानी जहां तक हमने पढ़ा है उसके जस्ट आगे, यानी कि जो अगला आज हम भौतिक प्रदेश शुरू करने वाले हैं, नंबर 2 पर रहेगा आपके अरावली पर्वतमाला। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है मरुस्थलीय भाग, अब हम ये पढ़ेंगे, फिर आखिरी में चारों को कमेंट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण और अन्य विशेष बातें भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक बिंदु के बारे में चर्चा होगी, आप निश्चित रहिएगा। चलिए, पर्वतमाला के बारे में कुछ स्टैटिक्स प्रकार से जो बिंदु होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम जो चर्चा कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला, ये जो अरावली पर्वतमाला है याद रखिएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, ये जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इस अरावली के बारे में हमें 2 बातें और जाननी है। क्या, एक तो यह है कि हम पढ़ रहे हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि प्राचीन समय की यदि हम बात करेंगे तो प्राचीन समय में अरावली जो है वो याद रखिएगा वलित रूप में थी, वलित रूप में। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बात करेंगे, वर्तमान समय में अरावली, और वर्तमान समय के अंदर जो अरावली है वो है आपकी कैसी, तो आप कहेंगे सर अब बीच में से ये टूट फूट सी गई है, यानी कि अब ये अवशिष्ट हो गई है, अवशिष्ट पर्वतमाला है ये। क्या है ये, अवशिष्ट पर्वतमाला, यानी कि बीच में से टूट फूट सी गई है।
याद रखिएगा। ठीक है, बीच में से टूट फूट सी गई है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीन समय में ये वलित रूप में थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये क्या है, टूट फूट सी गई है। ठीक है, लीजिए। अब आप यहां पूछ सकते हैं कि सर ये टूट फूट गई है, अवशिष्ट होने का कारण क्या है? तो कारण में तो हम ये कह सकते हैं वो हो गया है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, अपक्षय। क्या कहलाता है? अपक्षय। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार से अरावली पहले थी और वर्तमान में है। आगे बढ़ जाएं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। लीजिए आगे। अब आप अगली लाइन से लिखिएगा कि अरावली जो है, अरावली के अन्य नाम क्या क्या है? तो देखिए, इस अरावली को आप सबसे पहले तो राजस्थानी साहित्य की बात करेंगे हम, ये ज़्यादा ही है इंपॉर्टेंट। तो राजस्थानी साहित्य के अनुसार अरावली जो है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, मेरू कहलाती है। मेरू, मरु मरुस्थल है और मेरू क्या है? अरावली। याद रखिएगा। विष्णु पुराण में अरावली को कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, परिपत्र। स्थानीय भाषा में अरावली को कहते हैं, याद रखिएगा, आडावल। क्या कहते हैं? आडावल। याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में अरावली को क्या कहते हैं? आप आडावल कहते थे। ठीक है, अजमेर में आप मेरवाड़ा की पहाड़ियां, दिल्ली में रायसीना हिल्स के रूप में है ये। कर्नल जो टोड है, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अरावली को सुरक्षा दीवार बताया गया। और अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन, क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऊंट की गर्दन कहते हैं। लिखिएगा। लिखिएगा।
ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे। तो ये पहले अरावली का परिचय हुआ, फिर ये इसके अन्य नाम हुए। अब हम देखेंगे, वो पढ़ेंगे आपकी अरावली की स्थिति किस प्रकार से है। लोकेशन, अरावली की स्थिति लीजिए। अरावली की स्थिति की हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना है कॉफी, ठीक है। एक तरफ तो हम लिखेंगे भारत में, भारत के अंदर किस प्रकार से क्या है, और एक हम लिखेंगे राजस्थान में। राजस्थान में दो बातें हैं, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में स्थिति हमें देखनी है, लोकेशन। ठीक है, तो देखिए, ये तो आपके उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये आपके पश्चिम है, और ये आपके क्या है, पूर्व है। यहाँ हम जो अरावली की चर्चा कर रहे हैं ना, वो आपके अरावली जो है इस प्रकार से यहाँ तक है, ये अरावली है। यानी कि ये ये जो है, ये है आपके क्या है, अरावली है। ये हम मानिए फिलहाल, ये जो है ये क्या है, अरावली है। अरावली जो है जहाँ से शुरू होती है वो है आपकी पालनपुर, और पालनपुर है गुजरात में। पालनपुर गुजरात से होते हुए नई दिल्ली। यदि हम भारत में इसकी विस्तार की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे सर, पालनपुर गुजरात से लेकर कहाँ तक है, ये नई दिल्ली। कहाँ तक है, नहीं, जैसे गुजरात में पालनपुर, नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। और आपको पता ही है यहाँ पर इसे बोलते हैं रायसीना हिल्स। तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक ये जो है, ये अरावली क्या है, विस्तृत है। ये तो हुई आपके सामने भारत के अंदर। चर्चा हमारी राजस्थान के संदर्भ में भी होगी। तो राजस्थान में तो इसकी शुरुआत जहां है वो है आपके स्थान खेड़ब्रह्म, और यहां तक जो है वो है आपके खेतड़ी। राजस्थान के अंदर जो विस्तार है वो यहां से लेकर यहां तक है ये। यानी कि फिलहाल तो हम इतना लिखते हैं एक बार कि भारत के अंदर जो अरावली का विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो आप कहेंगे सर, पालनपुर से, याद रखिएगा, रायसीना हिल्स, पालनपुर से रायसीना हिल्स। पालनपुर जो है वो आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में, और रायसीना हिल्स जो है वो है आपकी नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन। यहां से यहां तक राजस्थान के संदर्भ में यदि हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान में इस अरावली का जो विस्तार है वो खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक है। खेतड़ी जो है वो कहां पर है, झुंझुनू में। आप कहेंगे ये सर खेड़ब्रह्म, देखिए खेड़ब्रह्म स्थान है गुजरात का, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में इसे शिरुई मानते हैं, जबकि हकीकत में है ये गुजरात में। हमारे राजस्थान के अंदर खेड़ब्रह्म शिरुई में लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अरावली कोई अभी की तो है नहीं, प्राचीन समय से है। तो ये जो गुजरात इधर बना है ना, ये पहले एरिया राजपुताना का ही भाग था। राजपुताना ने ही इधर कुछ भाग गुजरात को दिया था, इधर कुछ भाग मालवा को दिया था। तो वो उस हिसाब से खेड़ब्रह्म जो है वो किसका हिस्सा माना गया है, राजस्थान का माना गया है। बाकी है ये वर्तमान के संदर्भ में गुजरात में। ठीक है, दूसरी बात, भारत के अंदर जो अरावली है उसका विस्तार यहां से यहां तक हो गया। अब लिखिएगा कुल लंबाई कितनी है। तो आप कहेंगे सर, अरावली की जो कुल लंबाई है वह है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपके 692 किलोमीटर, जबकि हमारे राज्य में लंबाई, तो आप कहेंगे सर राज्य में जो लंबाई है 550 किलोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए लिखिएगा।
नहीं, अभिनय सिंह वही है, उसके बाद में नहीं आई है। भूजल की उसके बाद में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये दो बातें हो गई, भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़े। लीजिए आगे। अरावली, अब इसके बारे में कुछ अन्य और विशेष विशेष बातें। सबसे पहले, ये जो अरावली है, इस अरावली का महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। याद रखिएगा 930 मीटर। यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के संदर्भ में हम जो अरावली पढ़ रहे हैं, वो अरावली राजस्थान के संदर्भ में तो ये है। अरावली, ये दिशा है आपके कौन सी उत्तर, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पश्चिम, और ये कौन सी है पूर्व। और हमने पढ़ा कि ये जो अरावली है, ये यहाँ से इस प्रकार से शुरू है और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। यही तो है ऐसी। इसका मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली का विस्तार की दिशा क्या है, अरावली का जो विस्तार है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है। तो आप कहेंगे सर कि अरावली का जो विस्तार है वो आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ऐसे नहीं, अभी नहीं, वही है रिपोर्ट, उसके बाद में अभी आई नहीं है 22 के बाद में। अच्छा, ये क्या मामला है, ये भी बात सही है। देखो, जहां लंबाई की बात होती है ना, जैसे अभी हमने लिखा कि यहां से लेकर ये अरावली कितनी लंबी है, तो किलोमीटर में। फिर कोई एरिया बात करते हैं ना कि कितने क्षेत्रफल में है वो, तो फिर वो वर्ग किलोमीटर इकाई लगा देते हैं। ठीक है, अरावली के अरावली का जो विस्तार है उसकी दिशा क्या है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, इस अरावली की दिशा का विस्तार है। ठीक है, ये जो अरावली है, लिखिएगा पहले ये दो बात लिखिए आप। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, हमने लिखा था अरावली की कुल लंबाई है 692, राजस्थान में है 550 किलोमीटर। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है आपके सामने कि कुल अरावली का कितना भाग, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में है। तो याद रखिएगा 79.58%। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 80%। लगभग क्या है, 80%। उतारिए, लगभग 80% भाग है। ठीक है।
लिख लिया। फिर लिखेगा आगे की बात, देखिए यहीं पर फिर हम लिखते हैं अरावली का अक्षांश विस्तार कितना है। अरावली का अक्षांश विस्तार, अरावली का जो अक्षांश विस्तार है वो कितने से लेकर कितने तक है, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप कहेंगे सर यदि हम अरावली के अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपके 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये इस अरावली का क्या है, अक्षांश विस्तार। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका क्या है, अरावली का अक्षांश विस्तार। लिखिएगा। चलिए आगे, अब लिखिए आप अरावली का देशांतरी विस्तार। अरावली का देशांतरी विस्तार, और अरावली के देशांतरी विस्तार की हम बात करेंगे तो वो आपके सामने यहां पर रहा, देख लो। या 69 है, फिर 70 है, फिर 71 है, यहां पर है आपके सामने 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से। फिर इस प्रकार 73 74 75 76 77, यहां पर जो आएगा वो आएगा आपके सामने 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि आप कहेंगे सर अरावली का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपके 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर लगभग। ये लो, ये अरावली का अक्षांश और देशांतर भी हालांकि पूछा जाएगा तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है केवल अक्षांश वाला, ठीक है। अब एक बात आप यहां से और देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि सर अगली लाइन से यहीं पर वो ये है कि राज्य में नोट्स नहीं अभी नहीं आए हैं, वो बाद में आएंगे ना। यदि हम राजस्थान में अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई देखें, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई यदि हम देखते हैं तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई यदि हम पढ़ें तो याद रखिएगा किस तरफ की ओर बढ़ेगी। तो आप कहेंगे सर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई इधर है और सर्वाधिक चौड़ाई भी इधर ही है। आप देख पा रहे हैं उत्तर पूर्व से जैसे जैसे इधर आ रहे हैं ना, अरावली जो है वो चौड़ी भी होती जा रही है और ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, यानी कि राज्य में अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई, तो आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगी या फिर पश्चिम की ओर बढ़ती है,
याद रखिएगा, लिखिएगा ये। फिर हम कुछ बातें और भी लिख लेंगे वन लाइनर के तौर पर। अब हम चर्चा करते हैं अगला बिंदु, राजस्थान में अरावली। राजस्थान के अंदर अरावली की बात करेंगे तो देखो, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है, सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है, न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में है। ये चार बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने। चलिए, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक विस्तार की यदि आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई की यदि आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर शिरोई में है। और न्यूनतम ऊंचाई की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जयपुर में है। ठीक है, उतारिएगा। चलिए आगे चलें। चलिए, अब हम बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी बड़ा खास, वह है अरावली की विशेष, अरावली का महत्व या विशेषता। अरावली का महत्व लिखेंगे, लिखेंगे अरावली का महत्व।
अरावली का महत्व लीजिए। सबसे पहली बात अरावली के महत्व में, अरावली राज्य को दो भागों में, अरावली राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कौन से दो भाग? आप कहेंगे सर ये राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर ये जो हम अरावली पढ़ रहे हैं, इस अरावली की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अरावली हमारे राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे सर एक भाग ये तो है मरुस्थल और ये है आपके घेर मरुस्थल। ये मरुस्थल और दूसरा कौन सा है? घेर मरुस्थल। दो भाग हुए, मरुस्थल एवं घेर मरुस्थल, मरुस्थल एवं घेर मरुस्थल। ठीक है। दूसरी बात, अरावली राजस्थान में जल विभाजन या जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य इस प्रकार से करती है कि इधर से तो है आपके अरब सागरीय और इधर से आपको पता ही है कौन सी, सॉरी इधर से कौन सी है? तो आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर से जो है वो याद रखिएगा अरावली है, इधर से अरब सागर की वर्षा आई, मानसून आया और वो इस अरावली से टकराकर केवल और केवल कहाँ बारिश करता है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर, मतलब इस भाग में बारिश नहीं होती है। तो अरब सागर से अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली इधर वर्षा नहीं होने देती है, इधर बारिश हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अरावली अरब सागरीय, अरब सागर या अरब सागरीय वर्षा कराने में, अरब सागरीय वर्षा असमर्थ है। अरावली अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ है, याद रखिएगा। क्या है ये? असमर्थ है। ठीक है। ये तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन थी इस बिंदु की। नंबर 4, अरावली डेजर्ट मार्च को रोकती है। अरावली डेजर्ट जो मार्च है इसको रोकती है, यानी कि डेजर्ट मार्च का मतलब है मरुस्थल का जो प्रसार है, इस मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। आप देखते हैं ये मरुस्थल है और यदि यहाँ अरावली नहीं होती तो ये मरुस्थल यहाँ आ सकता था, लेकिन डेजर्ट मार्च को रोकती है। नंबर 5, अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें होने के कारण अरावली धात्विक खनिजों से संपन्न है। केवल किनसे है? धात्विक खनिजों से संपन्न है। खनिजों से संपन्न नहीं है, धात्विक खनिजों से संपन्न है। नंबर 6, अरावली वन्य जीव संपदा से संपन्न है, याद रखिएगा। इससे भी क्या है? वो संपन्न है।
चलिए, ये लिखिएगा। और ये सारे जो बिंदु हैं, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्न में से अरावली के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपके असत्य है। अरावली के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ये लिख लिया आपने? ये यदि लिख लिया है तो आज का ये जो हमारा सेशन है, जिसके अंदर हमने अरावली पर्वतमाला शुरू की, आपने ये परिचय देखा, प्राचीनतम है, फिर इसके अन्य नाम देखे, फिर इसको राजस्थान और भारत के संदर्भ में स्थिति देखी, फिर इसका अरावली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो थे राजस्थान के संदर्भ में, फिर ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद में ये अब हम चर्चा करेंगे अरावली के जो भाग है उनके बारे में। ठीक है, तो बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अरावली के भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।